Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पिछली कई सारी वीडियोस में हमने आप लोगों को मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया है। मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, वो हमने पिछली वीडियो में अभी डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी में जो मेडिकल कॉजेज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं कि अगर होते हैं तो इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इनमें कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा कोई अच्छा ख़ास ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है अगर इस तरह के कॉजेज़ आपके अंदर हैं, और किस तरीक़े से आपको इनका इलाज करना है, कहाँ पर आपको इनका इलाज करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टोटल 9-10 चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये, और आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। आजकल का लाइफ स्टाइल, आजकल का रहने सहने का तरीक़ा, आजकल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है एक तरह से इतना कॉमन, इतना आम होता जा रहा है कि किसी भी तरीक़े से लोग मिलते हैं आपस में और किसी से भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ लोगों में आते हैं। और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस और कुछ जो है दूसरे तरीक़े से जो कॉजेज़ आते हैं, मेडिकल कॉजेज़, उनके बारे में हम बताएंगे। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, आप लोगों को हमने कई मरतबा बताया हुआ है पहले भी, वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील बेसिकली क्या होता है कि वो जो वेन्स होती हैं जो हमारे टेस्टिकल्स को कनेक्ट करती हैं, है ना, टेस्टिकल की तरफ को जो ड्रेन करती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाती हैं, है ना। उनमें होता क्या है कि अंदर की जो वॉल्व्स होती हैं वो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्लड जो है वहाँ पे भरने लगता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ता है। अच्छा, मेडिकल साइंस तो अभी तक ये मानती है कि वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी क्यों होती है ये अननोन है, ये बताती नहीं है, बट कुछ हमारे एक्सपीरियंस पर जो चीज़ें वहाँ पर आई हैं जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं। एक तो ये कि ब्लड सर्कुलेशन का इशू तो होता है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। दूसरा ये कि जब ब्लड वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसकी वजह से टेम्परेचर भी हाई होता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे टेस्टिकल्स को लो टेम्परेचर चाहिए होता है हमारी बॉडी से, इसी वजह से हमारी बॉडी से वो अलग भी रहते हैं, है ना। तो अब वहाँ पे ब्लड जब ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर उसका बढ़ता है, और जिसकी वजह से भी इश्यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में इशू आता है, ब्लड जब प्रॉपर वे में वो जो है फ़्लो नहीं हो पाता है उसका। तो इस तरीके से वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी लोगों में होती है। वेरिकोसील के बारे में ये आप लोगों को पता है कि ये सर्जिकल कंडीशन है, और इसके बारे में कुछ चीज़ें एडवाइस की जाती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज़ भी बताई जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट वेरिकोसील के जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं, कंसल्टेशन में हमारे रहते हैं, उनको हम कुछ एक्सरसाइजेज़ बताते हैं, और इसके लिए कुछ ख़ास एक मेडिसिन हमने प्रिपेयर की हुई है जो यूनानी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो वो हम जब मेडिसिन देते हैं अपने पेशेंट को तो ग्रेजुअली जो इसकी जो ग्रेड्स होती हैं वो कम होने लगती हैं, उनमें कमी आती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है सर्जिकल कंडीशन है, सर्जरी आप कराएंगे तभी ठीक होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वेरिकोसील आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ग्रेड 4 के जो पेशेंट थे उनको भी ज़ीरो मतलब नॉर्मल हो गया वेरिकोसील। तो वेरिकोसील भी ठीक हो जाया करता है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और सही से जो एडवाइजेज़ आपको बताई जाती हैं उनको फॉलो करना होता है, और जो एक्सरसाइजेज़ आपको बताई जाती हैं उन एक्सरसाइजेज़ को आपको प्रॉपर वे में फॉलो करना होता है। तो फिर आपका जो वेरिकोसील है वो भी ठीक हो सकता है। वेरिकोसील की वजह से स्पर्म की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। बहुत मरतबा स्पर्म इसकी वजह से डेड हो जाते हैं, और बहुत मरतबा स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो इनकरेक्ट हो जाती है, एबनॉर्मल स्पर्म आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। तो ये परेशानियां होती हैं वेरिकोसील की वजह से। दूसरा कॉज है इन्फेक्शंस, है ना, कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो आपके टेस्टिस में हो गए, आपके एपिडिडाइमिस में हो गए, है ना। तो इस तरीके से जब इन्फेक्शन होते हैं तो वो सारे के सारे इन्फेक्शन क्या है, कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट डालते हैं आपके स्पर्म पर। तो जब इतने इस मतलब कि इस स्ट्रक्चर में जब आपके इन्फेक्शन होता है
तो उनका बैड इम्पैक्ट आपके जो है स्पर्म पर भी आता है और फिर उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है। जैसे कि एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन जिसको हम लोग एपिडिडाइमिटिस कहते हैं, या फिर टेस्टिकल्स का इन्फेक्शन हो जाए आपको जिसको हम लोग ओरकाइटिस के नाम से जानते हैं, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि आजकल का माहौल की वजह से एसटीडीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है ना, क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई या फिर एसटीडीज़ है ना, डिजीज़ेज़ भी हो जाती हैं, क्या एचआईवी एड्स है ना, गोनोरिया क्लमाइडिया, इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हो जाते हैं। तो इनकी वजह से भी बहुत मर्तबा होता है कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा रिश्ते जो हैं बहुत पाक रखने चाहिए, साफ़ रखने चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप लोगों को हमने रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में बताया हुआ है पहले। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जब होता है तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर सी बात है, जब आप इजैकुलेट करोगे, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो उस वक्त तो सीमेन आपके आएंगे नहीं, है ना। अब जाहिर सी बात है आपका सीमेन जो आपके स्पर्म जो हैं वो तो ब्लैडर में जा रहे होते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में। जब यूरिनेट करोगे आप तब स्पर्म आएंगे यूरिन के साथ में, है ना। तो अब जब आप सीमेन इजैकुलेट करोगे तो इसमें स्पर्म नहीं आएंगे, एज़ोस्पर्मिया वहाँ पे आ जाएगा। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है, अगर है आपको इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, और ये इनफर्टिलिटी जो होती है बहुत ही कॉमन होती है। तो इस वजह से ये भी एक बहुत मेजर इशू है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लिए फिर सर्जरी वगैरह ही बताई जाती है, लेकिन रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हमारे यहाँ आसाबी कमज़ोरी के अंदर आता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और अल्हम्दुलिल्लाह रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तो आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि एंटीबॉडी जो होती हैं हमारी बॉडी में, एंटीबॉडी स्पर्म पर अटैक करने लगते हैं, है ना। हमारा इम्यून सिस्टम जो है कभी कभी क्या करता है कि हमारे स्पर्म को ऐसे पहचान लेता है कि ये हमारी बॉडी के अगेंस्ट हैं, हमारी बॉडी के लिए मुनासिब नहीं है, तो उनको रिमूव करने की कोशिश करता है, उनको किल करने की कोशिश करता है। तो यही एंटीबॉडी एंटी स्पर्म डेवलप हो जाती हैं हमारी बॉडी में। तो इसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत मर्तबा क्या हो जाता है कि आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है पेशेंट हमारे पास जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, 2-4 महीनों के बाद जब उनका काउंट बढ़ता है, एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, जब ट्रीटमेंट उनका चलता है तो काउंट उनका बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है फिर घटता है। तो फिर ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनके सारे इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं, कंफर्म करना पड़ता है कि इशू कहाँ पर है। कुछ पेशेंट में इन्फेक्शन की वजह से, कुछ पेशेंट में एंटीबॉडी की वजह से, कुछ पेशेंट में काउंट बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती, वो और दूसरे रीज़न होते हैं। अभी आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। ट्यूमर्स है अगर आपको, है ना, बहुत मतलब एपिडिडाइमल सिस्ट हो जाती है, एपिडाइमिस में जो है कोई सिस्ट हो जाती है, कभी टेस्टिकुलर सिस्ट हो जाती है, कभी और बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे हो जाते हैं कि जो नॉन मैलिग्नेंट होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करने के लिए वो काफ़ी होते हैं। तो अगर ऐसे ट्यूमर्स वगैरह होंगे आपकी बॉडी में तो उसकी वजह से भी आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो फिर उनके जो टेस्टिस होते हैं वो नीचे नहीं आ पाते हैं। जब आदमी पैदा होता है तो उसके टेस्टिस जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो टेस्टिस जो है हमारे डिसेंड हो करके नीचे खिसक करके हमारे स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट में क्या होता है कि वो डिसेंड नहीं हो पाते, जिसको हम लोग अनडिसेंडेड टेस्टिस के नाम से जानते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, आपके दोनों ही टेस्टिस जो हैं अनडिसेंडेड हैं, तो फिर अब ये सर्जिकल कंडीशन है, इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। आपको सर्जरी के थ्रू उन टेस्टिस को आपको नीचे लाना पड़ेगा, नीचे कराना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे मेडिसिन के थ्रू उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, तब जा करके आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो पाएगा। क्योंकि टेस्टिस अगर आपके एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे तो फिर बिल्कुल भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा और फिर आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया ही रहेगा। इस वजह से सर्जरी ज़रूरी है। अच्छा, बहुत मतलब लोगों को ये एतराज़ होता है, ये कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा एक टेस्टिस जो है अनडिसेंडेड है, मेरा एक टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में है लेकिन दूसरा आपका जो है स्क्रोटम में है, तो क्या ऐसी कंडीशन में काउंट मेरा नॉर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हाँ, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल आपका जो है स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है, आप बाप भी बन सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक टेस्टिस भी आपका
जो है इनफ स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस वजह से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ऐसी कंडीशन में। तो आप डायरेक्टली जो है अच्छे यूनानी फिजिशियन जो हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, वो मेडिसिन के थ्रू इसका जो है नॉर्मल कर सकते हैं, आपके स्पर्म काउंट को भी नॉर्मल किया जा सकता है। बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह आप लोग जानते ही हैं, आजकल कितना ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस लोगों में देखने को पाया जा रहा है। पहले ये परेशानी फ़ीमेल में ज़्यादा हुआ करती थी, है ना, लेकिन आजकल मेल में भी बहुत परेशानी होने लगी है हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड। और बहुत सारे पेशेंट में टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ रहता है ना, और LHFSS जो हैं बढ़ जाते हैं, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से बहुत मर्तबा जो है जिसको हम लोग प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में रखते हैं, है ना, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों में, तो उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी होती है। कुछ जो है ट्यूब्यूल्स जो होते हैं हमारे, उनमें कोई डिफेक्ट हो जाता है जिनके थ्रू स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि उसमें ब्लॉकेज हो गया, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई और भी इशू हो जाता है, कभी वहाँ पे सिस्ट हो जाती है, कभी कोई वहाँ पे ट्रामा इंजरी की वजह से वो रास्ता ही बंद हो जाता है, कट हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में भी मेल इनफर्टिलिटी होती है, तो ट्यूब्यूल्स को भी देखना होता है। ट्रस हम लोग कराते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी इसके लिए होता है, तो वो हमें कराना पड़ता है। उसके थ्रू हम ट्यूब्यूल्स वगैरह और जो है ब्लॉकेज वगैरह को कंफर्म करते हैं कि अगर जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे स्पर्म का, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है या नहीं, ये देखना पड़ता है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट के थ्रू, है ना। क्या होता है इसमें कि जब हम मेल जो होता है वो XY दोनों क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है, एक X और एक Y होता है। कुछ पेशेंट में क्या होता है कि X डबल हो जाते हैं और Y सिंगल रहता है। कुछ पेशेंट में क्या होता है कि X होते हैं, Y होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत मर्तबा इनफर्टिलिटी भी होती है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको जो है दूसरे इश्यूज़ होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल गर्ल बेबी ही होती है, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि लड़के नहीं होते हैं अगर Y नहीं होता है तो ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं। अगर क्रोमोसोम प्रॉपर वे में नहीं होते हैं तब भी इनफर्टिलिटी होती है, या फिर अगर Y मिसिंग होता है तो फिर सिर्फ बेबी होती है, मतलब कि बच्ची होती है, लड़का नहीं होता है। तो ये इस तरह से कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की वजह से भी आपके अंदर परेशानियां हो सकती हैं। अगर 2 X हैं, 1 Y है, तो फिर इनफर्टिलिटी भी होती है ना। ये बहुत सारे इस तरह के नॉन डिजीज़ेज़ होते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनमें हम ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो ये चीज़ें कंफर्म हो पाती हैं। लास्ट में आप लोगों को पता ही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी को फॉर एग्जांपल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसको इरेक्शन होता ही नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है अगर इरेक्शन होता ही नहीं है, इंटरकोर्स हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर उसको कैसे बेबी होगा, कैसे, मतलब सीमेन ही उसका जो है बाहर ही निकलेगा, अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर बेबी कैसे होगा, है ना, जाहिर सी बात है हो ही नहीं पाएगा। तो फिर ये जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बहुत कॉमन होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए। इस वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लें। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रीटेबल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन ट्रीटेबल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्जिकली ट्रीटेबल हैं। तो आपको अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, तो प्रॉपर डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लीजिए, सही से मिलिए। और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन सारी चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप अपने नियरेस्ट यूनानी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह वो सही से डायग्नोसिस बना करके आपको ट्रीटमेंट देंगे। और अगर आपके यहाँ नहीं है तो डायरेक्टली आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमारे आसपास हैं तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। हमारा सेंटर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपकी करा ली जाती हैं और सही से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जा सकता है। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। दुनिया में आप कहीं भी हों, पाकिस्तान और फिजी 1-2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो उन कंट्रीज़ को अलावा आप कहीं भी हो दुनिया में प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। आप बस डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करिए। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए। क्या प्रोसेस है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक होता है, यहाँ से आपको सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और प्रॉपर वे में आप अपॉइंटमेंट बुक करिए, हमसे बात करिए, फिर देखते हैं जो होता है ना। मायूसी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह आपको। सही से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप सही से इन सारी चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो सही से हो जाएगा। और ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं, सारे कोजेज़ जो हमने आपको बताए हैं, ये आपके रिमूव हो सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं।
और इनफर्टिलिटी आपकी क्योर हो सकती है और आप भी बाप बन सकते हैं। इससे खुशी की कोई बात नहीं है हमारे लिए कि अगर आप हमारे थ्रू इस परेशानी से निजात पा पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और ये जो कॉजेज़ और असबाब हमने मेडिकली आप लोगों को बताने की कोशिश की, हो सकता आप लोगों के इंशाल्लाह समझ में आया होगा, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।